हेलो एस्पिरेंट्स। बहुत सारे बच्चों को एनडीए का मैथ्स का पेपर कैसे क्लियर किया जाए, उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं। कुछ बच्चे 8 अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ 6 अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ 2 अटेम्प्ट दे रहे हैं, नहीं क्लियर हो रहा है, किसी से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को ना लॉजिकल वे में हमें समझनी पड़ेगी। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट तब तक जब तक तुम एक लॉजिकल वे में एक स्मार्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हो। जिस दिन तुम भसड़ मचा रहे हो ना तुम प्रिपरेशन के साथ, तो उस दिन नहीं क्लियर होगा। तुम्हें सिस्टमैटिक, प्रॉपर, शेड्यूल्ड, डिसिप्लिन्ड वे में प्रिपरेशन करना है यहाँ पे। अब ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर तुम वीडियो को ना कंप्लीटली एकदम ध्यान से वॉच करना, क्योंकि हर एक पॉइंट में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हो। ओके। अब ना कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करने के बाद कुछ एक चीजें निकल के आई है। अब हम पहले वो देख लेते हैं। ओके, अभी हमें पता है कि जो मैथ्स का पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, राइट। कितने क्वेश्चन होते हैं हमारे? 120 क्वेश्चन होते हैं। अब इस 120 क्वेश्चन को मैंने कुछ एक सेट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तुम अगर पेपर उठाओगे तो तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा कि यार क्या चीज फॉलो हो रही है इधर। अगर हम बात करेंगे ना, तो इसको हम कुछ सेट्स में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 to 50 को मैंने कुछ एक सेट दे दिया, 51 to 70 मैंने कुछ एक सेट दे दिया, फिर मैंने 71 to 100 कुछ एक सेट दे दिया, और 101 to 120 कुछ नंबर ऑफ सेट क्रिएट किया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो 1 से लेकर 50 क्वेश्चन है वो मैक्सिमम कौन से पोर्शन में से आ रहे हैं, अगर हम वो डिस्कस करेंगे ना, तुम पेपर उठा लो, तुम्हें लगेगा कि यार मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, यही ज्यादा चीजें फॉलो हो रही है। तो 1 से जो 50 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं हमारे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, permutation and combination, sequence series, binomial theorem and set relation and function. ओके। अब देखो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुमने इसको मिस कर दिया ना, तो शायद तुम कुछ एक अच्छी खासी चीज पे मिस आउट कर दो। देखो, 1 to 50 क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, सेट रिलेशन में से पूछे जा रहे हैं। अगर हम 51 to 70 के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो मोस्टली ये क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में से। ये क्वेश्चन हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में से पूछे जाते हैं। और इसमें पूछे जाते हैं 3D के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके अंदर वेक्टर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा शफल होने के चांसेस है कि कुछ क्वेश्चन इसके तुम्हें इस वाले रीजन में दिखे, और इसके कुछ क्वेश्चन इस ये वाले क्वेश्चन कुछ शायद 61 से ही स्टार्ट हो जाए। तुम समझ रहे हो, कैलकुलस के कुछ क्वेश्चन इस पे स्टार्ट हो जाए। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री, 3D वेक्टर्स, और एक बहुत अच्छी खासियत है पेपर की कि जब वो कोई एक चैप्टर का क्वेश्चन देता है ना, वो लगातार 3-4 क्वेश्चन एक साथ ही फ्रेम कर देता है। अगर उसने कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन है, तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार लगातार 3-4 क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग में। लास्ट में क्या है कि एक क्वेश्चन एक चैप्टर का है, दूसरे क्वेश्चन का दूसरे चैप्टर, समझ रहे हो, ये चीज होती है। अब 71 to 100 बात करेंगे तो मोस्टली कैलकुलस ही मिलेगा तुमको, मोस्टली तुमको कैलकुलस ही मिलने वाला है। अब कैलकुलस में क्या, तुम्हें कैलकुलस में इंटीग्रेशन मिल जाएगा, तुम्हें डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, तुम्हें इक्वेशन का ऑर्डर, उसका डिग्री फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है। और ऑर्डर एंड डिग्री वाले अगर हम क्वेश्चन बात करेंगे ना, तो ऑर्डर एंड डिग्री पे हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन तो पकड़ के चलो, 2 to 3 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। अगर 2 से 3 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन के पीछे में 2.5 मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे हमें, 10 मार्क्स बन जाएंगे इसमें। तुम समझ रहे हो, हर एक चीज टफ नहीं होती है, हर एक चीज में कुछ ना कुछ चीज आसान होती है। तो इवन तो पूरा टॉपिक छोड़ने का तुम ये फाइंड आउट कर सकते हो यार कौन सी चीज आसान है, उसको मैं निकाल के उसको प्रिपेयर करूँ ताकि मेरा स्कोर अच्छा हो जाए, या मेरे पेपर क्लियर करने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। तुम समझ रहे हो, इसमें लिमिट्स आ जाता है। अब देखो, लिमिट्स को सॉल्व करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखो, बच्चों को कैलकुलस टफ हो जाता है क्योंकि कैलकुलस में बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं। जिस बच्चे को फॉर्मूलेस ऑन द टिप्स, फिंगर टिप्स पे याद है, उसको बाय हार्ट है ना फॉर्मूलेस, वो आराम से कोई भी चीज टैकल कर लेगा, क्योंकि एनडीए एग्जाम में जो भी इंटीग्रेशन वाले, कैलकुलस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो पूरे ट्रिक्स पे बेस्ड है या तो वो कुछ फॉर्मूलेस पे बेस्ड है। ठीक है, तो कैलकुलस को करने का स्ट्रॉन्ग एक वन तरीका, दैट इज तुम्हें फॉर्मूलेस बाय हार्ट होने चाहिए। और अगर जिस दिन तुमने ये कर लिया ना फॉर्मूलेस को अच्छे से, तो एक वो कुछ एक क्वेश्चन देगा, बोलेगा यार इसको इंटीग्रेट कर दो। अब तुम्हें पता नहीं फॉर्मूला, तुम यार कितना भी दिमाग लगा लो, तुम आइंस्टाइन को बुला लो, नहीं कर पाओगे तुम वो चीज। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग, तुमको फॉर्मूला ही नहीं मालूम है। अगर फॉर्मूला नहीं मालूम तो कैसे करोगे उस चीज को? तो कैलकुलस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर फॉर्मूलेस और तुम्हारे प्रैक्टिस पे। तुम कितने क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन की कितनी प्रैक्टिस करो। अब ये प्रैक्टिस की क्यों नेसेसिटी, हमें प्रैक्टिस तुम करोगे तो तुम्हें क्वेश्चंस का बारे में पता चलेगा, डिफरेंट। अगर तुमने एक टाइप के क्वेश्चन 50 के लिए, तो तुम्हें पता है कि यार अगर ये क्वेश्चन वापस रिपीट होता है तो मैं पक्का इस क्वेश्चन को फोड़ दूंगा।
तुम समझ रहे हो ये चीज? तो कैलकुलस इसी वजह से डिफिकल्ट जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं लर्न करने के लिए, कि 1/a-b का इंटीग्रेशन, 1/sin a-sin b इसका इंटीग्रेशन। तुम समझ रहे हो ये चीज? तो जिसको कैलकुलस डिफिकल्ट जा रहा है हम उसके लिए भी डिस्कस करेंगे कि क्या चीज है, और जिसका कैलकुलस स्ट्रांग हो तो वो भाई वो तो छा जाएगा। ओके, ये हमारी कैलकुलस की बात होगी। अगर हम ये वाला रीजन बात करेंगे, ये वाला रीजन मैक्स प्रोबेबली मोस्टली प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो हर बार इन दोनों को मिला के 10 to 12 क्वेश्चन। ओके, और इसके अंदर जो बाकी क्वेश्चन है वो एक एक चैप्टर के, जैसे सेट रिलेशन के क्वेश्चन डाल दिया, इसके क्वेश्चन डाल दिया, उसके क्वेश्चन डाल दिया, वो ऐसी जैसी चीजें करता है। अब मेरी बात सुनो, अगर हम पेपर को अप्रोच करेंगे, अगर तुमने कैलकुलस रीजन वाला छोड़ दिया तो तुम कैलकुलस वाले पोर्शन पे नहीं जाओगे। तुम क्या करोगे? तुम पहले 1 से लेकर 70 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे कि 1 से लेकर 70 के बीच में मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन है? 70 क्वेश्चन है। और ये वाला रीजन चेक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास है इन टोटल 20 क्वेश्चन। तो यहाँ के देखो, अगर जो बच्चा कैलकुलस छोड़ रहा है, ये कैलकुलस छोड़ हमने छोड़ दिया पूरा। ओके, यहाँ पे तुम्हारे पास 70, यहाँ पे तुम्हारे पास 20, 70 + 20 90। तुम्हें 90 क्वेश्चन करने की अटेम्प्ट करने की जरूरत है? तुम्हें नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 50 to 60 क्वेश्चन एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर तुम्हें रिटर्न निकालना है तो यार तुम्हें कैलकुलस क्यों दिक्कत दे रहा है? समझ रहे हो तुम? तुम्हें चीजों को लॉजिकली समझना पड़ेगा, तुम्हें कुछ एनालिसिस करने पड़ेंगे, तभी तुम्हें ये चीजें क्लियर होगी। अगर हम बात करेंगे ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मोस्टली कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये चीजें पूछी जाती है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट निकालना, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होगी, कौन सा एंगल नेगेटिव होगा, कैसे होगा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन से थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस थीटा होगी, पाई प्लस थीटा होगी, माइनस थीटा होगी, प्लस थीटा होगी। जिस दिन तुम्हें ये चीजें एकदम अच्छे से आ गई ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा सॉर्टेड है। कॉम्प्लेक्स नंबर में वो बहुत सारी चीजें नहीं पूछ रहा है, वो कुछ स्पेसिफिक चीजें पूछ रहा है, लाइक मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये चीजें। देखो ये चीजें तुमको प्रिपेयर करनी है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस पे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड 5-6 क्वेश्चन वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड पूछ लेता है। और जिस बच्चे को प्रॉपर्टी, देखो सॉल्व तो कर सब कर लेंगे, जब वो प्रॉपर्टीज में आता है वो बोल देते हैं कि ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन ए बी माइनस बी ए इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, आर करेक्ट। तुम समझ रहे हो? 2-3 सेंटेंस फेंक देगा वो और बोलेगा यार इस बताओ उसमें कौन सा करेक्ट है। अब हमें क्या लगता है कि यार मैट्रिसेस, हमको पता है कि भाई हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अगर तुम प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ोगे ना तो वो डेफिनेटली तुम्हारा वीक सब्जेक्ट हो जाएगा। मैट्रिसेस में तुम प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हारे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होते ही होते हैं। वो बोल देगा कि ए इज सिमेट्रिक, बी इज क्यू सिमेट्रिक, और बताओ कि कौन सी कंडीशन इसमें पॉसिबल होगी। ए बी माइनस बी इज व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स, वेदर इट इज सिमेट्रिक, वेदर इट इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तुम समझ रहे हो? तो इस वाले इस पे आई होप तुम्हें क्लियर होगा। इसके अंदर तुम्हें प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए। अब प्रॉपर्टीज के अलावा मैट्रिसेस में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इसके सोल्यूशन बताओ कि इसके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो सकते हैं। इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो सकते हैं, इसके नो सोल्यूशन होंगे, या इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज के साथ साथ फाइंडिंग द नंबर ऑफ सोल्यूशंस। मैट्रिसेस के तुम इन एंड अराउंड 8 क्वेश्चन पकड़ के चलो, कॉम्प्लेक्स नंबर के हम 4 पकड़ लेते हैं। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इन एंड अराउंड हम पकड़ के चल सकते हैं 7 क्वेश्चन। ओके, अब सीक्वेंस एंड सीरीज पे आएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इन टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उससे पहले कुछ कम कम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मेरी बात सुनिए, जो सीक्वेंस एंड सीरीज है इसके अंदर तुम्हें एपी, जीपी और एचपी को एकदम अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना। अगर हम एपी की बात करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एपी में पूछ लेते हैं कि सम ऑफ एम टर्म्स इज एन, सम ऑफ एन टर्म्स इज एम, फाइंड द सम ऑफ एस, सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स। तुम समझो, वो बोल देगा कि द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 9, द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो ये चीजें कब आएंगी? तब एपी के फॉर्मूले एकदम अच्छे से पढ़ लेना। इसकी अपार्ट तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, वो बोल देता है कि ए बी सी, अब वो तीन तीन टर्म्स दे दिए, ए बी सी आर इन जीपी। क्या बोल दिया उसने? एक कंडीशन दे दी कि जो ए बी और सी है वो जीपी में है। अब मेरे को ये बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में होंगे, अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट सी जीपी में होंगे, या 1/a 1/b 1/c एचपी में होंगे। ये कुछ ऑप्शन दे देगा। अब वो बोलेगा कि यार इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, या इन तीनों में से कौन से 2 ऑप्शन करेक्ट है। तुम समझ रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें सीक्वेंस सीरीज में। ओके, तुम्हें ये चीज करनी है एपी, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए जो चैप्टर है उसमें सीरीज कैसे बनती है तुम्हारी। कुछ वो ऐसे पैटर्न दे देता है ना, कुछ जो वो पैटर्न, तो उस पैटर्न का nth टर्म किस वे में बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये गिवन है 1 × 2 + 2 × 3
प्लस 3 into 4। अगर तुम देखोगे तो ये 1 है, फिर इसमें 1 ऐड किया हुआ है, ये 2 है इसमें, तो ये n+1 फॉर्मेट का इसका n टर्म हो गया। तो तुम्हें nth टर्म कैसे क्रिएट करना है वो चीज भी आनी चाहिए। ओके, कैलकुलस पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड है, जितने अच्छे से फॉर्मूले। अगर हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स एक बार क्या करना, तुम स्टैटिस्टिक्स के लिए क्लास 10th को रिवाइज कर लेना, और प्रोबेबिलिटी में मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्लास 12th के पूछे जाते हैं। इसमें क्लास 12th और क्लास 11th को पढ़ लेना। क्लास 12th के जो भी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड फॉर्मूलेज है ना, वो फॉर्मूलेज तुम्हारे बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो आ जाएंगे। ओके, क्लास 10th पढ़ना। और स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स के लिए क्लास 10th पढ़ लेना, ताकि तुम्हें ये क्लैरिटी मिल जाए कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोड, मीडियन ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, मार्क्स यहाँ पे एकदम हल्के वाले हैं। अगर तुमने स्टैटिस्टिक्स को एकदम अच्छे से क्लास 10th, क्लास 11th तो क्लास 12th कर लिया ना, देखो जो कैलकुलेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन है वो क्लास 12th के होते हैं, और वो बहुत आसान होते हैं अगर तुमने इस चीज को एकदम अच्छे से कर ली। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने से पहले क्लास 10th को ना रिवाइज कर लेना, ताकि तुम्हें चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि वो पूछते हैं कि व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द मीडियन, व्हाट इज द मोड, और वो एकदम बेसिक क्वेश्चन उठाता है। वो बोल देते हैं कि अगर फाइव टर्म्स का मीडियन ये है, तो कौन सा टर्म क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म इसका बताओ, फिफ्थ टर्म जो फिफ्थ टर्म है वो क्या होना चाहिए। ओके, ये चीज है। ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में तुम्हें फॉर्मूलेज मालूम होने चाहिए, लाइक n ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू n ऑफ सी वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू n। ये अब वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। अब यहाँ पे इन चीजों को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तुम्हें पता है कि यार अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x है मतलब x की पावर क्या होने वाली है, x रेज टू 0 होने वाला है। तो ये चीजें बहुत बेसिक है। अगर तुमने इसी का एक माइंड मैप बना लिया ना अपने दिमाग में, कि तुमने एक माइंड मैप भी बना लिया कि अच्छा यार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक बार चीजों को छाट लो एकदम अच्छे से, और उसके बाद उस पर करो कि अच्छा बाइनोमियल थ्योरम पे मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं ये करूंगा। अच्छा सीक्वेंस सीरीज में से ऐसे आ रहे हैं तो मैं इन चीजों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, मैं इन फॉर्मुलेस को रोज रिवाइज करते बैठूंगा। समझ रहे हो तुम लोग? देखो बाइनोमियल थ्योरम में वो बोलेगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, वो कुछ एक एक्सपांशन देगा, बता देगा कि बताओ कि इसमें कितने टर्म्स होने वाले हैं। और वो कुछ एक क्वेश्चन दे देगा एक्सपांशन के, मैंने वो बोला कि द सिक्स्थ टर्म इज 54, द सिक्स्थ टर्म इज 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल ऐसे इक्वेशन दे दिया x प्लस 1 रेज टू 10, और बोला कि सिक्स्थ टर्म इज 54, फाइंड x। तुम समझ रहे हो चीजें, कुछ भी पूछ लेगा। बाइनोमियल थ्योरम हो गया। सेट रिलेशन और फंक्शन में तुम्हें डोमेन, रेंज, सेट रिलेशन और फंक्शन में जो चीज एकदम अच्छे से पढ़नी है, डोमेन, रेंज, कॉम्पोजिट फंक्शंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो पढ़ लेना क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स वेन डायग्राम्स पे बेस्ड, जो तीन सेट के होता है ना ABC का, जब इंटरसेक्शन होता है उस चीज को अच्छे से कर लेना, और उसको तुम अगर वेन डायग्राम से अच्छे से करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें से जब तुम वेन डायग्राम से चीजों को सॉल्व करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली और आसान हो जाती है। ओके, तो सेट की जब तुम वर्ड प्रॉब्लम करने जाओगे तो मोस्टली तुम ना वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करना वर्ड प्रॉब्लम्स को। और इसके जो है ना, इसके अंदर से भी प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। वो कोई यार जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A यूनियन B, देन A इज इक्वल टू B वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तुम समझ रहे हो ये चीज तभी आएगी जब तुम ज्यादा प्रैक्टिस करो ऐसे टाइप की क्वेश्चंस की, और तुम्हें पता चल रहा है कि यार इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी चाहिए तो मैं उस क्वेश्चन को करूंगा सॉल्व। अब मेरी बात सुनो, जब तुम पेपर अटेम्प्ट करो तो तुम क्या मिस्टेक कमिट कर रहे हो? अगर तुम्हें कैलकुलस वाला रीजन नहीं आ रहा तो कैलकुलस वाले को छोड़ो ना, तुम्हारे पास ये रीजन है। और जिस बच्चे कैलकुलस अच्छा है वो 60th क्वेश्चन पे जंप करो, 60 से लेके 100 वाला पोर्शन पहले चेक करो, 60 से लेके 120 वाला रीजन चेक करो। अगर तुम इस वाले रीजन में अटके पड़े रहोगे तो तुम्हें डर लगेगा कि यार शिट शिट शिट, और फिर तुम्हारा माइंड एक नर्वस स्टेट में चला जाएगा, और जो चीजें उससे आती है वो भी नहीं कर पाएगा। तुम समझ रहे हो चीज? अगर तुम्हें लग रहा है तुमने कैलकुलस छोड़ा है तो बैक क्वेश्चन मत देखो, पहले 1 से लेके 60, 1 से लेके 70 के बीच में जितने सारे क्वेश्चन है सब छाट लो, फटाफट फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद 100 to 120 मूव करो, क्योंकि तुमको पता है कि 70 to 100 क्वेश्चन वो कैलकुलस के ही डालता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन। और देखो यहाँ पे ये जो थ्री डी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ, हर एक फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है, sin 2x cos 3x sin 3x, ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे बाय हार्ट होने चाहिए। अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले आते ना तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आएगी ही आएगी नहीं, बट तुम्हें वो चीज आनी चाहिए। 3D और वेक्टर्स तो एकदम लल्लू सा टॉपिक है जिसमें तुम अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और 3D, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कोनिक्स। यहाँ पे आएगा कोनिक्स, इसी में आ जाएगा कोनिक्स, ठीक है। कोनिक्स में
क्या पता पता रहना चाहिए तुम्हें कोनिक्स में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसेंट्रिसिटी वो एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो बहुत सारे मार्क्स दे देगा तुमको कि यार जो पैराबोला है इसका इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या है, वेदर इट इज इक्वल टू 1, वेदर इट इज इक्वल टू 0, वेदर इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, हाइपरबोले का क्या होता है, या वेदर इट इज ग्रेटर देन 1। ओके, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी है, बेसिक्स है, बट मार्क्स मार्क्स दिलवाएगी तुमको आगे। और कोनिक्स में तुम्हें जनरल इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, तुम्हारे पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल और जितने भी तुम्हारे उसके अंदर कोनिक्स में है। ओके, और 3D में अगर हम बात करेंगे ना, 3D में स्फेयर्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, और एलिप्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुम्हारे कोनिक्स में एलिप्स कि यार ये वाला रीजन इस अभी कुछ दो स्पेसिफिक डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका वैल्यू ये है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द एरिया बिटवीन एक लाइन और एक सर्कल। तो एरिया ऑफ रीजन भी आना चाहिए तुम्हें एकदम अच्छे से। तुम्हें सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन करना है, तो है तुम्हें ये चीजें क्लियर होगी कि कौन से चैप्टर में से क्या है। ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा चैप्टर है, इसको छोड़ो मत, वो कभी भी एकदम हाइक वाले क्वेश्चन दे देगा, एकदम डाउन कर देगा। बट ये कुछ ऐसी चीज है ना जिसमें क्वेश्चन आने ही आने, तो जिसमें से तुम्हें पता है कि यार ऑलरेडी क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उस चीज को क्यों छोड़ रहे हो। तुम ये वाला पोर्शन चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये आसान है, इसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा ईजी है। सो मेक श्योर तुम इसका प्रिपरेशन एकदम अच्छे से करो। ओके, 3D, 3D में अगर हम वेक्टर्स की बात करेंगे या 3D में पूरा मिला के बात करेंगे, तो तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज, जब लाइन पैरेलल होती है तो उनका डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं नहीं होते हैं, प्लेन, प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस या जो भी पॉइंट है, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेन, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। स्फेयर, स्फेयर तो शायद उसका चाहिए था टॉपिक है, तो स्फेयर वाला पढ़ लेना एकदम अच्छे से। ओके, तो तुम्हें ये चीजें क्लियर होगी कि किस टॉपिक में से क्या क्या चीजें पूछी जा रही है। कैलकुलस पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड है, इट्स नॉट दैट टफ। तुमने एक बार देख लिया ना कि फॉर्मूले ये लग रहा है ये लग रहा है, तुमने अगर एनसीईआरटी कैलकुलस की एकदम अच्छे से कर ली ना, एनसीईआरटी बहुत है, बस एनसीईआरटी करना है। पता नहीं तुम लोगों को क्यों ये कैलकुलस डिफिकल्ट लगता है, बस एनसीईआरटी को करके ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जिस दिन तुमने ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे ना, उस दिन तुम्हें कैलकुलस चीज बहुत आसान लगेगी। ओके, और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री पे तुम्हें वो 2 से 3 क्वेश्चन उसमें पूछा था, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, तो वो चीज तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा फिर इसमें भी आ जाता है ना कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, समझ रहे हो। और 3D और वेक्टर्स में से वो कुछ भी स्फेयर, प्लेन, स्ट्रेट लाइंस भी टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, कौन से इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन से इसका लाइन क्या है, और ऑर्डर एंड डिग्री। इसके अंदर से अगर तुम ये पूरा कैलकुलस छोड़े तो बट एटलीस्ट ये वाला टॉपिक तो पढ़ ही लेना। अगर लिमिट्स की बात करोगे, लिमिट्स में भी तुम्हारे बहुत सारे फॉर्मुलेज इन्वॉल्व है, उन फॉर्मुलेज को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।